अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कश्मीर इलेक्शन जो करीब आ रहे हैं, 25 जुलाई को उनकी डेट है और आज 19 जुलाई हो गई है, मतलब 4 से 5 दिन रह गए हैं। तो डेफिनेटली उसी हिसाब से इलेक्शन कैंपेन्स भी चल रही हैं। जो हुकूमती जमात है वो भी अपनी कैंपेन कर रही है, यानी PTI की कैंपेन्स भी चल रही हैं जो यहाँ पे हुकूमत है, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे हुकूमत है यानी PMLN, उसकी भी इलेक्शन कैंपेन चल रही है। लेकिन इलेक्शन कैंपेन की अगर हम बात करें, मैं बाद में बात करती हूँ, क्योंकि बात यही हो रही है कि वो कश्मीर के इलेक्शन है, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मामला नहीं है। जब कश्मीर के इलेक्शंस हैं और वहाँ पे आपके जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो वहाँ पे जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो दुनिया भर में उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है, उनको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है, वो ओपिनियन मेकर्स भी इस वक्त बने हुए हैं। और आप अगर जाके वो जो हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि आपकी जो सियासी इख्तिलाफात हैं उन पर ज़रूर बात करें, लेकिन कुछ रेड लाइन्स हैं उनको क्रॉस ना करें, ख़ासतौर पर वो रेड लाइन जो कि कश्मीर कॉज को डैमेज कर लेती हैं। मैं जब कश्मीर कॉज की बात करती हूँ तो मकबूजा कश्मीर हमारे जहन में आता है जो कि इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है बाय इंडिया। और अगर इंडिया की बात करती हूँ तो एक दफ़ा फिर बड़ी ढिठाई के साथ एक और स्टेटमेंट आया भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का, और उन्होंने कहा कि फैटफ में, हमें और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 2018 में जब पाकिस्तान एक दफ़ा फिर फैटफ की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में चला गया था, और उसके बाद से अब तक की बावजूद इसके कि हमने तमाम तर कोशिश कर ली, लेकिन फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान नहीं निकल सका। तो ये कौन सा, क्या ये कोई पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? क्या पाकिस्तान विक्टिमाइज हो रहा है? पिछली दफ़ा जब कंडीशंस थी उनमें से 27 कंडीशंस दी गई थी, उनमें से 26 पाकिस्तान ने दूर कर ली थी। जब पाकिस्तान वहाँ पर अपना केस लेकर पहुंचा तो 6 और इम्पोज की गई। उससे भी ये बात हुई थी कि ये बड़ी अनफेयर एक मूव थी, अनफेयर एक एक्ट था, जिसमें सब 27 में से अगर 26 की क्लैरिटी है तो फिर एक में रहने का और फिर ग्रे लिस्ट में रखने का क्या जवाज़ बन जाता है। लेकिन वो जवाज़ क्या था वो हमारे और आपके अब सामने आया, जब वज़ीर ख़ारजा भारती कहते हैं जयशंकर कि फैटफ में सियासी मुदाखलत का एतराफ़ करते हैं, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जी हमारा एक रोल था, हमने दबाव डाला और फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहा। अब इन ज़रा चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि इस किस्म के जो एतराफ़ात होते हैं ये पहला नहीं है। मैं जब अभी हिस्ट्री देख रही थी इसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो 8 जून 2015 में ढाका यूनिवर्सिटी में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जाते हैं और बड़ी रौनक के साथ, वो भी इसी ढिठाई के साथ एक एतराफ़ करते हैं, लेकिन जो दुनिया है वो उस पर भी खामोश है। पूरा जो एक हम जब यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं या दीगर इदारों की बात करते हैं, और उस पर इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2015 में एतराफ़ किया बंगाल में जाके। उन्होंने कहा कि भारत ने सबसे पहले अपनी कमांडो मुक्ति बाहिनी पाकिस्तानी फोर्सेस के ख़िलाफ़ मशरक़ी पाकिस्तान में उतारी पाकिस्तानी फ़ौजों से लड़ने के लिए, यानी भारत ने पाकिस्तान को 2 लख्त करने में अपना किरदार अदा किया, बल्कि बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क बनाया। लेकिन जो दूसरी ताकतें हैं वो खामोश है। इस पर ज़रा बात करेंगे और ज़रा कश्मीर इलेक्शन की बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, MNA PMLN के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी। अस्सलाम वालेकुम जी। और इंटीरियर पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। दोनों सियासी शख्सियात से गुजारिश है कि मैं चाह रही थी कि अगर ब्रिगेडियर साहब से मुख्तसर सी बात कर लूँ इस हवाले से जो जयशंकर का स्टेटमेंट आया है भारतीय वज़ीर ख़ारजा। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम के आगाज़ से कबल भी मैं ऐसे हम लोग थोड़ा सा कैजुअल बात कर रहे थे कि जब इस किस्म के एतराफ़ात होते हैं और बड़े धड़ल्ले से, ढिठाई से, रऊनत से ये बात कह दी जाती है कि जी हमने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया, चाहे मैं मोदी की 2015 की बात कर लूँ या आज जयशंकर वाली बात कर लूँ, तो कोई इदारा, कोई प्लेटफॉर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है जो इन चीज़ों को नोटिस करे और पूछे, उनसे जवाबदेही ले। देखिए, ये दोनों जो वाक़यात आपने बताए हैं ये पहले भी ज़ाहिरी मतलब है कि सबूत मौजूद था कि हिंदुस्तान ने एक मुल्क के ऊपर, चाहे उसके अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हों, अंदरूनी मामलात हों, लेकिन एक जो खुद मुख्तार मुल्क है उसके ऊपर हमला करके उसको 2 लख्त करके और आपने अलहदा कर दिया। इसके पहले भी शवाहिद मौजूद हैं। मोदी साहब ने सिर्फ उसके ऊपर एक मोहर लगा दी। एक जो है वज़ीर आज़म सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक हैं, उन्होंने ऊपर मोहर लगा दी।
बाकी दुनिया को पता था। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट्स देखें रिचर्ड निक्सन के और किसिंजर के दरमियान, तो हाँ वो कन्फेशन, लेकिन ये प्रूफ तो पहले से भी मौजूद था। ठीक है वो तो है, लेकिन वो प्रूफ है, मगर वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि वी डिड इट। हाँ, तो कोई उनको मतलब है कि इस दुनिया में, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पर ना उसूल है, ना यहाँ पर कोई मॉरल्स हैं, यहाँ पर जो है माइट इज़ राइट वाला है कि आपके पास ताकत है तो आप इस दुनिया में जो मर्जी कर लें। हाउ अबाउट फैटफ? फैटफ में क्या पॉलिटिकल टूल के तौर पे बिल्कुल पॉलिटिकल टूल है। आपने मतलब है कि मेरे ख्याल में किसी मुल्क ने भी इतना नहीं किया होगा इतने थोड़े अरसे में। 2 साल हो गए ना, उन्होंने 27 पॉइंट दिए थे। 2 साल के अंदर हमने उनके ऊपर कितना काम किया है। मेरे ख्याल में ये हुकूमत की जो है ये कारकर्दगी इससे ज़ाहिर होती है कि उन्होंने कितनी संजीदगी से लिया इसको, और इसको उन्होंने कवर कर दिया 26। अभी उन्होंने क्या किया कि 1 पॉइंट रह गया, वो भी कन्विक्शंस वाला था कि जी जुडिशरी, वो जुडिशरी का मामला है, वो एग्जीक्यूटिव का नहीं है, वो जुडिशरी का है कि कन्विक्शंस कितनी देर में करते हैं, केस कितने चलते हैं, राइट ऑफ अपील और समथिंग। हाँ वो राइट ऑफ अपील है। और दूसरी बात यह है अगर आप उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं तो फिर आपको बोलते हैं कि जी आप यहाँ पर जो है वो आप जस्टिस नहीं है, आप उसको पूरा फुल मौका नहीं देते हैं, तो आप दोनों साइड पे आपको वो पकड़ते हैं। ये पॉलिटिकल टूल पे के तौर पे इस्तेमाल का हिंदुस्तान का अपना एक उसमें वो है कि हमें जो है अंडर प्रेशर रखे इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस में। दूसरा ये कि मगरबी ममालिक का भी इसमें रोल है, और वो पाकिस्तान से कुछ खुसूसन इस खत्े में जो मामलात हैं उनसे वो पाकिस्तान से वो कुछ तवक्कुआत हैं उनकी, जो पाकिस्तान मेरे ख्याल में ना वो पाकिस्तान की कैपेसिटी है कि वो पूरा कर सके, ना पाकिस्तान के मफाद में है कि वो उनके ऊपर अमल दरामद करे, लेकिन वो अपनी तरफ से वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने देखा कि उसमें IMF ने कुछ डिले डाल देगा, कुछ लोन्स के ऊपर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक है वो अपने लोन्स के ऊपर डिले डाल देगा, FATF का आ जाएगा। चाइल्ड सोल्जरिंग, ये अभी आप मतलब है कि मज़ा का खेज बात है। आप अमेरिकन आर्मी को देख लें, वियतनाम में एवरेज एज जो थी वो एक सिपाही की जो थी वो 18 साल थी, तो इसका मतलब है कुछ 16-17 साल के भी थे ना, अगर एवरेज वो है। मैं खुद 17 साल की उम्र में फौज में गया, तो उस इनके हिसाब से तो मैं चाइल्ड सोल्जर था। तो ये मतलब है कि इस किस्म की चीजें आपके ऊपर वो डाल देते हैं, आपको प्रेशर ये कई एग्जांपल्स हैं, लोग बताते हैं कि वो 17 साल की उम्र में फौज ज्वाइन कर लिया था। बिल्कुल गए हैं, मतलब है कि मैं खुद गया हूँ, मैं अपनी मेरी आपको एग्जांपल। चलिए मैं जरा बात को आगे बढ़ाती हूँ। कैसर शेख साहब जरा मुख्तसर सी बात करते हैं, क्योंकि जब FATF के हवाले से बात होती है तो 2018 में PMLN का दौर था, ग्रे लिस्ट में हो गया। मैं इसको पोलिटिसाइज बिल्कुल इशू को करना नहीं चाह रही। 2021 में PTI ने अपनी सर तोड़ कोशिश कर ली, नहीं हुआ। FATF के ही बिल पर वो एक NRO वाली बात हुई कि जी PMLN ने अपनी एक चीज़ दे दी कि जी हमारी ये शर्तें मान लें तो फिर हम इसमें जो है वो आपका साथ देंगे। उसके बाद जो एक क्लॉज, एक पॉइंट रह गया था कुलभूषण यादव के कॉन्टेक्स्ट में कि जी राइट टू अपील और उसकी जो जितने भी जुडिशल कार्रवाई थी या उनकी जो प्रोसेस था उस पर भी आप लोगों ने कहा जी NRO देने जा रहे हैं। तो ज़रूरत नहीं आपको लगती जयशंकर जैसे लोगों के स्टेटमेंट्स के बाद कि कम से कम कश्मीर कॉज पे, इन चीज़ों पे, FATF वाले मामले पे एक भरपूर कौम का शेप सामने आनी चाहिए, बजाय इसके कि पॉलिटिकल ग्रुप्स में डिवाइडेड? कैसर शेख साहब। हेलो, आ रही है आवाज़? जी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज़? सर जी आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया मिर्ज़ा, बड़े अहम टॉपिक पे आज आपने डिस्कशन कर रही हैं, और मैं समझता हूँ इस किस्म के टॉपिक्स को हमें ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रेस में ये देना चाहिए। देखिए ना, जो आपने ये कहा कि उन्होंने इकरार कर लिया, ख़ुद एतराफ़ कर लिया, अब इंडिया का इन्वॉल्व होना बांग्लादेश की मूवमेंट में और वो सारा ये, इसमें तो कोई अब दो राय नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन हम ये जो तवक्को करते रहते हैं ना कि अगर हमारा मौक़िफ़ ठीक है तो लोग हमें या दुनिया हमें सराहेगी और दुनिया उसको उस पर सपोर्ट करेगी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आप देखिए ना कि कश्मीर के मौक़िफ़ पे किस मुल्क ने हमें साथ दिया। इससे पहले मैं आपको ले चलूँ ना, तुर्की कोई 20-25 साल यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की कोशिश करता रहा, उसने बड़ा हर तय अपनी जो कंडीशन थी वो मान ली, लेकिन उन्होंने यूरोपियन यूनियन कैसे तुर्की को एक्सेप्ट करती। तो यही हाल हमारा है कि हमारे यहाँ
जो सूरत हाल जिसकी पावर, अब ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा कि जो जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, और हम ये तवक्को करते रहें जो कुछ इंडिया ने हम डिसमेंबर किया पाकिस्तान को, अब उसके बाद कोई ऐसी बात रह नहीं गई कि यानी कोई एविडेंस, ठीक है, क्लियर एविडेंस है, लेकिन दुनिया में सपोर्ट नहीं कर रही। मैं वापस आती हूँ। जमशेद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, यूनियन के मुल्क, सीनियर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फूड सिक्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी। अच्छा चीमा साहब, आपसे जानना ये है कि आज जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का स्टेटमेंट आया, और फैटफ के हवाले से हमें पता है, ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर बैठे हैं, कि हुकूमत ने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाए। 27 में से 26 पॉइंट क्लियर भी कर लिए, एक रह गया था, उस पर मज़ीद 6 डाल दिए गए। तो क्या आज जयशंकर के जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है उनके स्टेटमेंट के बाद ये चीज़ प्रूव हो गई है कि एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे फैटफ को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है? देखिए, ये तो जो आप कह लें कि वर्ल्ड ऑर्डर कह लें या हमारे वक्त में की बात कर लें, मुस्लिम लीग नवाज के दौर में यही शुरू चीज हुआ है कि अदारों को इस्तेमाल किया गया है, लिस्ट में डाला गया। मैं उस वक्त दबाने के लिए इंसाफ शेख साहब मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। चेयरमैन था। यूएनओ की बात करूँ, यूएनओ को भी आप कह लें कि कोई दुनिया में इंसाफ लागू करने के लिए नहीं बनाया गया, ना यूएनओ अपना रोल प्ले कर रहा है। ये आप कह लें जितने भी अदारे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कर लें, फैटफ की बात कर लें, बाकी बहुत सारे इस तरह के अदारे हैं जो प्राइवेट एनजीओज हैं, ये स्पॉन्सर्ड बाय द मगरब हैं, स्पॉन्सर्ड बाय द अमेरिका हैं, और उनके एजेंडे के मुताबिक ही ये काम करते हैं। लिहाजा उनकी जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत किसी को सपोर्ट करने की हो या वो ज़रूरत किसी को दबाने की हो, वो ज़रूरत किसी को ब्लैकमेल करने की हो, वो उस हिसाब से चलते हैं। बाकी आप कह लें कि हमने तो अपने सिस्टम अपग्रेड कर लिए हैं। जो कहीं गैप थे हमारे सिस्टम में, हमने तो उनको ऑडिट भी कर लिया, गैप भी फिल कर लिए, सिस्टम अपग्रेड कर लिया, हमने अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना लिया, डिजिटल बना लिया, ऑनलाइन बना लिया। तो लेकिन फिर भी मसला जो हल नहीं हो रहा, बुनियादी वजह भी है कि वो जो इस वक्त हम अमेरिका के कैंप में नहीं खड़े हुए, हम उसके दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन उसके गन बनना नहीं चाहते। Okay. तो ये वफात पाकिस्तान की तारीख में पहली बार उनके साथ हो रही है। ये जो हमारा रवैया है ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं हो रहा। वो हम उनके किराए के सिपाही बनने को तैयार नहीं है, हमारे इस रोल को कबूल करने को तैयार नहीं है। ये इशू तो क्या मैं इसको आर्म ट्विस्टिंग का भी एक टूल कह लूं? आर्म ट्विस्टिंग भी छोटा लफ्ज है, ये मतलब आप कह लें बाकायदा ब्लैक। मैं तो बड़े एहतियात से आर्म ट्विस्टिंग का वर्ड यूज कर रही थी। अच्छा चीमा साहब, एक और हुकूमत की तरफ से बयान आया, मैं ज़रा कश्मीर इलेक्शन की तरफ जाती हूँ। जो PMLN की तरफ से जो कैंपेन चल रही है उस पर आया कि जी उनके कुछ बयानात ऐसे हैं जो कि जो कश्मीर कॉज है उसको डैमेज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब कश्मीर में खड़े होके, इलेक्शन पे खड़े होके इस किस्म की बातें की जाएं और फिर बड़े वसूख से कहा जाए कि जी मेरी इत्तलात के मुताबिक इसको बेच दिया, मेरी इत्तलात के मुताबिक वो जो आर्टिकल 350 370 और 35A का मामला है, मेरी इत्तलात के मुताबिक या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑन बोर्ड थे, मतलब आप इतने वसूख से ये बातें कर रही हैं, तो कहाँ तक आपकी वो बातें और मैसेजेस जा रहे हैं? आपको लगता है ये कश्मीर कॉज को डैमेज कर रहे हैं ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स? ये डेफिनेटली, इसमें लगता नहीं है, ये इसमें कोई राय है, दूसरी राय नहीं है। देखें, ये जो आप कह लें कि इंडिया ने जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, उसको डैमेज करने के लिए तो मोदी ने अपने मंशूर में रखा था, उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल था। और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल था तो उसके बाद मोदी साहब आए मरीम नवाज साहबा की बेटी की शादी पे, उनके मतलब इन्होंने कहीं रोका नहीं उन्हें, या कहीं उनको कंडेम नहीं किया, कहीं तलका खराब नहीं हुए, कहीं माथे पे बाल नहीं पड़े, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पूरी चलती रही, गाड़ी ज्यादा गाड़ी चलती रही। तो इस वक्त जो बात कर रही हैं मरीम नवाज साहबा वहाँ खड़े होके, मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज साहबा का तो मेंटल लेवल भी आप करें, IQ की पूरा सही है, एवरेज या बिलो एवरेज IQ की खातून है। उन्हें गुस्सा ज्यादा होता है और अकल का मुजाहरा जरा कम करता है। अच्छा चले, मैं ख्याल इसी पे जरा कमेंट ले लूंगी, क्योंकि जाती ना वो करे पर्सनल अटैक तो अच्छा है, ठीक है। बात कर रहा हूँ कि ये जहानत का मामला है, ये विजडम का मामला है, ये कौमों के साथ इंसानों की कमिटमेंट होती है। आपके अंदरूनी इख्तिलाफात कितने भी हों, लेकिन आपके अपनी कौम, चलें आप तो एक पॉलिटिकल, आप खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से, ज़ाहिर है आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ओपिनियन हमसे शेयर कर रहे हैं।
आपका जवाब मैं ज़रूर कैसर अहमद शेख साहब से लूँगी, लेकिन ज़रा मैं एक न्यूट्रल ओपिनियन भी ले लूँ। ब्रिगेडियर साहब मुझे बताया कि जब इस किस्म की बात होती है और कश्मीर की सरजमीन पर खड़े होकर कश्मीर के लोगों से आप मुखातिब हैं और आप बता रहे हैं कि जी आपका कश्मीर यानी जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको बेच दिया गया और आपके कंसेंसस से हुआ, मुशावरत से हुआ, पैसे ले लिए, खर्च कर दिए, क्या मजाक हो रहा है ये? देखिए, ये मेरे ख्याल में जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि जो पाकिस्तान बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जाके आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी जो उनकी सियासत है उसमें जाके और हिस्सा लें। ये मेरे ख्याल में पूरे जो हमारा स्पिरिट है आज़ाद कश्मीर का, जिस तरह हमने उसको रखा है, और हमारा जो स्टेटेड पोजीशन है और जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो ये है कि ये कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और जब तक वहाँ के लोग अपनी राय से ये न कहें कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं या वो हिंद के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, जो प्लेबिसिट है, रेफरेंडम है, जो भी आप उसको नाम दे दें, वो जब तक ये खित्ता जो है वो डिस्प्यूटेड है, ये ना पाकिस्तान का हिस्सा ना हिंद का हिस्सा है। सबसे पहले ये पीपल्स पार्टी ने ये इसकी बुनियाद डाली, और लेकिन उन्होंने फिर भी उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी AJK, भुट्टो साहब ने एक वहाँ पर कदम रखा, और उसके बाद फिर आपने देखा कि PMLN चली गई और अभी जो है वो PTI भी चली गई है। सबसे पहले बात यह है कि हम क्यों एक दूसरे को इस किस्म की नाम देते हैं। मेरे ख्याल में हर एक आदमी, चाहे वो जिस भी सियासी पार्टी में है, अगर उसने कोई ऐसे काम नहीं किया है तो वो पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं है, ना वो पाकिस्तान का गद्दार है। या तो वो किसी ऐसे काम में मुलविस हो या उसके ऊपर मुकदमा चला हो, और वो तो ये कहना कि जी इसने बेच दिया कश्मीर और वो कहें उसने भी कश्मीर बेच दिया, मेरे ख्याल में ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ये कश्मीर में भी अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, ये बैनुल अक़वामी तौर पर भी अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। हम क्या कश्मीरियों को बताएंगे कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो बिक चुका है और उसने कश्मीर का सौदा कर दिया है। ये इनके लिए ठीक नहीं है। कल ये इक़्तिदार में आएंगे तो इनके खिलाफ फिर ये वाला टूल इस्तेमाल होगा। तो मेरे ख्याल में इससे इज्तनाब करना चाहिए। अव्वल तो इनको हिस्सा नहीं लेना चाहिए वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कश्मीर है। हमने सिर्फ जो कहा है कि कश्मीर का जो दिफा है वो पाकिस्तान के पास है, उसके खारज अमूर हम देख रहे हैं और उसकी जो खारजी तजारत है उसको हम देख रहे हैं। बाकी वो खुद मुख्तार है, उसका अपना एक सदर है, अपना सुप्रीम कोर्ट है। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है और प्रिंसिपल पोजीशन है हमारी, इसको बरकरार रखना चाहिए। और अगर आप वहाँ जाके इलेक्शन कैंपेन भी करते हैं, कैसर शेख साहब इस पर ज़रा अपना ओपिनियन भी दें। आप बेशक अगर जाके पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे कैंपेन करती भी हैं तो आप अपनी कश्मीर पॉलिसी बयान करें, आप बताएं कि आने वाले वक्त में आप कश्मीरियों के जो हकूक़ हैं उनके लिए आप किस तरह से लड़ेंगे, या आज तक जो अगर आपने हुकूमतें वहाँ पर की हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पर बताएं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप वोट लें। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और अंदरूनी झगड़े लेकर आप वहाँ पर जाएं, उसको गद्दार कह दें, उसको बिका हुआ कह दें, उस पर ख़रीदने बेचने का इल्ज़ाम लगा दें, फिर नारे आप लगवा दें, ये सूट कर रही है ये कश्मीर में ये सियासत? कैसर शेख साहब। नादिया मिर्ज़ा, मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हूँ। देखिए, मुझे समझ नहीं आई, 3 साल हो गए इमरान खान साहब, जी मैं आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हूँ जो आपने बात की। देखिए 3 साल हो गए, हमारी हुकूमत जो है चोर डाकू के अलावा और कोई बात ही नहीं करती। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने जो कश्मीर में जलसा किया उसमें यही कहा कि ये चोर हैं, डाकू हैं और NRO मांग रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत का तो ये काम था कि सबको मिला के चलें, और जो आजकल के क्रूशल जो इंतहाई संजीदा और इंतहाई मतलब डेलिकेट मैटर्स हैं वो अफ़गानिस्तान के और इंडिया के साथ कश्मीर के, इन हालात में तो हमें सबसे पहले अपने साथ बैठना है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहले तो आज तक अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है। फिर क्या हुआ कि जब बाइडन के टेलीफोन का इंतज़ार कर रहे हैं, मोदी साहब हमारा टेलीफोन नहीं उठाते। इसके बाद अभी अफ़गानिस्तान में जो ताशकंद में हुई कॉन्फ्रेंस, वहाँ भी हमारा इख्तलाफ हो गया। और अभी हमारे अंदरूनी हालात आप खुद देख रहे हैं कि जिस किस्म के जिस नाजुक मोड़ से हम गुजर रहे हैं। मैं मुत्तफ़िक हूँ, कश्मीर जो है वो हम सबको एक मुश्तरका तौर पे काज बनाना चाहिए और हमें अपनी पार्लियामेंट में उसको थ्रेड बेस्ड डिस्कस करना चाहिए। क्या हुआ, क्या शुरू हुआ? पहले 2 बार प्राइम मिनिस्टर इंडिया के आए, मुस्लिम लीग के दौर में वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए।
उसका उसका बजाय कि ये कि किसी के आने का इज्जत अफजाई हुई है पाकिस्तान की, वो यहाँ पे मीनारे पाकिस्तान में खड़े होके उन्होंने पाकिस्तान की बात की वाजपेयी साहब ने। आपको याद है अभी नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया था, वो हंस रहे थे। रिजल्ट नहीं, माजरत के साथ शेख साहब, ना तो हम सबको एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा। मैं चीमा साहब की तरफ वापस जाऊंगी। शेख साहब, माजरत के साथ बात तो कश्मीर की होनी चाहिए जी। ये नरेंद्र मोदी का जी 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 स्टेटमेंट आया, वो बड़े हंसते हुए कह रहे थे कि किस तरह से अफगानिस्तान से जहाज मोड़ा, नवाज शरीफ साहब के बुलावे पे चले गए। मुकम्मल करने बात सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने कहा कि जी मोदी साहब बनेंगे, जब मोदी साहब आएंगे, जब इनको पता था, जब इनको पता, मैं आती हूँ शेख साहब, मैं वापस आती हूँ शेख साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ। चीमा साहब, मैं यहाँ पर बात ये कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों शेख साहब आपकी बात में समझ गई प्राइम हूँ। मिनिस्टर बने, इमरान खान साहब ने कहा ताकि मसला कश्मीर हल हो। मुझे जी ठीक है, मैं वापस आती हूँ। चीमा साहब, अब जानना आपसे ये कि मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि जी कोशिश हमें ये करना चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे, मुझे कहते हैं ना कि बीच चौराहे पे अपनी हांडी ना फोड़ें, कि कम से कम जाके कश्मीर पे ये गंद ना करें, कश्मीर पे कश्मीर पॉलिसी की बात करें, कश्मीरियों के मसाइल की बात करें, मकबूजा कश्मीर की बात करें, उनकी जद्दोजहद में किस तरह से शामिल होना है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है उस पर बात करें। अगर आपकी पार्टी की वहाँ पे हुकूमत रह चुकी है, अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें। लेकिन ये तो लग रहा है कि वो पंजाब के एक गाँव का इलेक्शन हो रहा है। देखिए अपना कश्मीर में 5 साल नून लीग की हुकूमत रही है और इस वक्त भी वहाँ इंटरम गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ नून लीग की हुकूमत है इस वक्त। जब आपकी 5 साल हुकूमत है और आज भी आप हुकूमत में हैं तो आपको अपने 5 साल की परफॉर्मेंस बतानी चाहिए। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी की वहाँ उससे पहले 5 साल हुकूमत रही है, फिर आज सिंध में हुकूमत है। वो बताएं कि सिंध में जो खुराक बेसिक है, लोकल एलिमेंट है, सेहत जो लोकल एलिमेंट है, सूबाई सब्जेक्ट है, तालीम की सूबाई सब्जेक्ट है, वो कितना अच्छा है बाकी सूबों से, बाकी पाकिस्तान से कितनी बेहतर उन्होंने गवर्नेंस की है। और जब 5 साल पहले यहाँ पे थे उस वक्त कितनी अच्छी गवर्नेंस की थी, ये बेसिकली बताने वाली बात है। वहाँ जाके आपको इमरान खान फोबिया हो जाता है, वहाँ जाके आप अपनी परफॉर्मेंस को भूल जाते हैं, अगर वो है तो आपने किया क्या है उनके अवाम के लिए वो आप भूल जाते हैं और सिर्फ आप एक ही बात करते हैं इमरान खान इमरान खान। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही गैरजिम्मेदाराना बिहेवियर है। हमें अपने गंदे कपड़े यहाँ असेंबली में बैठ के धोने चाहिए, या पहले कि हमारी जो मीटिंग है, हमारी जो सेनेट है, पंजाब असेंबली है, सूबाई असेंबली है, वहाँ बैठ के कश्मीर में जाके। लेकिन चीमा साहब, ये तो ठीक है कि आप मेरी बात को इंडोर्स कर रहे हैं। चीमा साहब, आप ठीक है कि आप मेरी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन जब यही सवाल मैंने PMLN से किया तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने जाके भी यही कहा कि जी ये चोर हैं, ये NRO मांगते हैं, ये डाकू हैं, इससे शदीद इख्तिलाफ है उनको। मैं कहता हूँ वजीर आजम ने वहाँ बिल्कुल नहीं कहा, वजीर आजम ने ये बात वहाँ बिल्कुल, वैसे सुना तो मैंने भी नहीं है, वो कह रहे हैं। देखिए हाँ, नहीं उन्होंने आदत पड़ गई है, उन्हें कान बजते हैं, अदरवाइज उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने वहाँ जाके स्टेट कार्ड की बात की है, वहाँ पे आप तालीम की बात की है, नौकरियां देने की बात की है, वहाँ पे कर्जे देने की बात की है, वहाँ पे नए घरों की बात की है, वहाँ पे टूरिज्म की बात की है। तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड थे, कल जलसे में कहा है उन्होंने, बाहर गए हुए लोग हैं, उनके हवाले से बात की है। वज़ीर आज़म ने जो एक इंसानी मुआशरे को इम्प्रूव करने की, इंसानी मुआशरे को आगे लेके चलने की बात होती है, उसी बात की है। वो सिविक फैसिलिटीज हो, वो तालीम, सेहत हो, वो ज़राअत हो, वो आप कह लें कि यू कैन टेक सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हो, वो बात की है उन्होंने वहाँ पे। अच्छा, के बारे में तो ऐसी बात नहीं की उन्होंने वहाँ पे जाके, शायद ये कहा है कि ट्रमा ठीक कर लेता है। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर एक आपके मुल्क का मुजरिम है तो उसके बारे में छोटी छोटी बात इस तरह की बात तो हो सकती है। अच्छा ठीक है, चीमा साहब मैं आती हूँ, मैं वापस आती हूँ। तो ऐसी बात नहीं की उन्होंने। ओके मैं वापस आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब एक और बात बताएगा कि अभी तो वहाँ पे PMLN की हुकूमत है, और मतलब आज़ाद कश्मीर की मैं बात करूँ, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौरे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वहाँ पर रहते हुए, उसके बाद PMLN की हुकूमत ने वहाँ हुकूमत करते हुए कश्मीर कॉज के लिए कितना काम कर सकती हैं वहाँ की हुकूमतें, और उन्होंने किया। देखिए, आपने सबसे पहले जो हुकूमत उधर आती है उसको जो अपनी कारकर्दगी है और जो वहाँ के लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है,
वहाँ पर जो तरक्की के जो काम वगैरह हैं वो आपने जो है सबसे पहले वो दिखाने हैं, ताकि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ के लोग देखें कि पाकिस्तान के अंदर न कि वहाँ पर आज़ादी है, आज़ादी के साथ खुशहाली भी है। मतलब सिर्फ आज़ादी से तो आपने काम नहीं बनाना है, आपने खुशहाली भी है वहाँ पर कि वहाँ पर किस किस्म के लोगों के जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो किस सतह पे है, और वो बड़े तालीम याफ्ता हैं। खासकर वैली जो है वादी है, वो बहुत तालीम याफ्ता लोग हैं। वो इधर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कभी कभी उनको मायूसी भी होती है कि जब वो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे किस तरह आपस में हम लड़ रहे हैं और किस तरह एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है। दूसरी बात यह है कि आपने कश्मीर का जो कॉज है वो उसको एक बैनुल अक़वामी सतह पे उसको लेके आना है, और वो कश्मीरी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ और दुनिया में कश्मीर की बात करूँ, उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट उस सतह का नहीं होगा जितना अगर कश्मीर का आदमी उठ के लंदन में चला जाए। बहुत डायस्पोरा है कश्मीरी, और अमीर डायस्पोरा है। हमें चाहिए कि ये जाके लंदन में, आप ब्रसल्स में, वहाँ पर सेमिनार्स करें, वर्कशॉप्स करें, लोगों को दिखाएं जो जुल्म हो रहा है कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान जो जुल्म कर रहा है, जो ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है, कत्ल गारतगरी हो रही है, लोगों को बंद करके रखा हुआ है। ये चीज़ तो एड्रेस करते हुए नहीं सुनी कभी आपने पॉलिटिकल सुना है पार्टीज की कि तरफ से किसी कि पार्टी कश्मीरियों ने के साथ वो जो जुल्म हो रहा है हाँ, उसको आप दुनिया पे हाईलाइट दुनिया में करें? आप जाएं, मिले, आप उधर मिलने के लोग तैयार होंगे अगर आप कश्मीरी डायस्पोरा जो है वो बहुत मजबूत है, मतलब खासकर UK में तो बहुत मजबूत है। तो आप उधर जाएं, वहाँ के इलेक्शन को ज़रा थोड़ा सा हिलाएं कि कश्मीरी हम वोट देंगे अगर हमारी बात हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई करेगा। इस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट है, उसके अंदर क्या बात हो रही है। वाशिंगटन में जाएं, उधर वहाँ पर लॉबिंग वगैरह करें, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। उन लोगों को पता ही नहीं है कश्मीर क्या है, उनको कईयों को पता ये भी नहीं होगा पाकिस्तान किधर है। तो आप जब तक जाके उनको बताएंगे नहीं, उनको जाके ये पाकिस्तान का जो और पाकिस्तान का जो स्टैंड है बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है। मेरे ख्याल में इसके साथ कोई भी जो है इख्तलाफ नहीं करेगा। पाकिस्तान क्या क्या कहता है, वो कहता है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और लोगों से पूछ ले, उनको हक दे दे, लोगों से पूछ ले, करने का, अगर वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं बिल्कुल जरूर सही, जाएंगे, बिल्कुल मतलब है कि ठीक है। अच्छा कैसर शेख साहब, आज जो मरियम साहबा बात कर रही थी, आपकी लीडर, वो कह रही थी कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे और D चौक पे धरने की कॉल दे देंगे। अब इसका कोई पैरामीटर, कोई पैमाना है कि अगर वो हार जाएंगी तो धांधली होगी और जीत जाएंगी तो इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे? सबसे पहले तो जी मैं अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है ना उसको इंडोर्स करूंगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हम सबको चाहिए कि वहाँ पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर पे, उसको उजागर करें। मैं ब्रिगेडियर साहब, आप शायद नॉलेज में हो, 2018 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मुझे स्पेशल एनवाई बना के, जनरल कयूम और सेनेटर जनरल कयूम और कैसर अहमद शेख MNA, हम गए और मुख्तलिफ वहाँ पे UK में उनके हाउस ऑफ कॉमन के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई, और फिर उन्होंने उस हाउस ऑफ कॉमन में हमारे सामने डिस्कस किया और अपना एक डेलीगेशन कश्मीर में भेजने के लिए ना, कि वहाँ के हालात क्यों हैं। उस वक़्त बुरहान वानी का जो मामला हुआ था, जो कत्ल हुआ था, और वो उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी। और आपने दुरुस्त कहा कि डायस्पोरा जो वहाँ है वो बड़ा नॉलेजेबल है, और तकरीबन 90% से ज़्यादा पाकिस्तान के वो स्टैंड की सपोर्ट करते हैं। हमने खुद वहाँ देखा, तो हमने पूरी कोशिश की और आइंदा भी होनी चाहिए। अब जो सवाल नादिया ने किया, देखिए मैं समझता हूँ कि हमें कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहिए। वहाँ पे हम सब, अभी इंडिया ने जो एस्केलेशन की पिछले दिनों, तो उसमें भी पार्लियामेंट का इजलास हुआ और सब ने मुतफ़िका तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर हुई और उस बात को इंडोर्स किया। मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बैठने को तैयार नहीं है कि अपोजिशन लीडर के किसी भी, मेरा सवाल ये था ही नहीं ना शेख साहब, मेरा ये सवाल नहीं था माजरत या अभी आपने देखा कि ये ब्रीफ किया गया इन मैटर्स पे, एक उसके लिए बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए। बात ये है कि हम जब तक अपने मुल्क में ही नहीं बैठेंगे, और ये हम जो इख्तलाफ कर रहे हैं, आप दुरुस्त कह रही है, मैं एग्री नहीं करता, मैं नहीं समझता
कि इस तरह की हमें पॉलिटिक्स कश्मीर में करनी चाहिए, लेकिन हम जब पार्लियामेंट में एक कंसेंसस बना लें, डिबेट करें ना, वहाँ हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम तरस गए हैं कि वहाँ अपनी फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात हो, कोई डिफेंस पॉलिसी पे बात हो, वहाँ तो एक दूसरे पे यही है, किताबें फेंक रहे हैं। हमारे अपोजिशन लीडर ने तकरीर करनी थी तो 3 दिन तो उनकी तकरीर चली, क्योंकि जो कुछ हजर हुआ मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे हमारा मुल्क आगे, हम बहुत पीछे रह गए हैं। चले हम अपने अच्छा, ये माहौल हुकूमत क्यों नहीं बना रही, ये हुकूमत की शख्सियत से बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब इंडोर्स करेंगे, $1500 रह गई है, जबकि मुस्लिम लीग के दौर में $1650 थी। हमारा जो हमारी करप्शन है, करप्शन जो करप्शन के लिए ये ट्रांसपेरेंसी जो कह रही है, यानी 1 साल में ट्रांसपेरेंसी ने ये कह दिया कि वो 3 मुल्कों से हम करप्शन में मैं आती हूँ, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। करें, लोगों को 50 लाख घर और मैं वापस आ रही हूँ, 50 लाख घर हैं, 1 करोड़ नौकरियां हैं, ये करना है, वो करना है, ये सब नहीं हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब तक ठीक नहीं होगा, चाहे वो कश्मीर के लोग, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, चाहे मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि HDI जिस तरह जो उन्होंने बात की ना, HDI की बात की, वो कश्मीर के जैसे बढ़ना चाहिए, उसी तरह पाकिस्तान के लोगों की HDI। अच्छा, मुझे चीमा साहब से बात करने दें, 1 सेकंड रुक जाएगा शेख साहब। महंगाई है और बेरोजगारी है और लॉलेसनेस है, तो हालात बड़े दीगर गुण हो गए हैं। थोड़ा सा चीमा साहब, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि एक तो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए, मैं ख्याल है अब वक्त आ गया, कम से कम इतनी तो जमहूरियत मजबूत करने की पोजीशन में होना चाहिए। प्लस थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ, आज कहा गया कि जी इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे और हम डी चौक पर कश्मीरियों की कॉल देंगे कि डी चौक पे आके धरना करें। अब सवाल मेरा ये है कि वो धांधली जो जांचने का या उसको नापने का कोई पैरामीटर है, कैसे पता चलेगा? जीतेंगे तो साफ और शफाफ होंगे और हार गए तो धांधली होगी। यही सवाल मैं शेख साहब से कर रही थी। कमीशन है, वो जो इलेक्शन कमीशन है, वो शायद मैंने सुना है कि अजीज एंड का क्या जो आप पहले फारूक हैदर साहब का चीफ इलेक्शन कमीशनर, और इस वक्त जितना भी स्टाफ है उन्हीं का लगाया हुआ है वहाँ पे। आपने स्टाफ खुद लगाया है और बाकायदा छोटी मोटी मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, हम हुकूमत भी हैं, शिकायत करें, लेकिन हमें शिकायत उस इलेक्शन कमीशन से, तो हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा तो ठीक होगा, हम तो उस इलेक्शन को मानेंगे। तो आप पहले मरीम नवाज साहब कह रहे हैं कि हम उस इलेक्शन को अगर जीत गए तो ठीक है, वरना हम नहीं मानेंगे। हमारा जीता हुआ इलेक्शन अगर चोरी होगा तो हम ये करेंगे। बेसिकली खातून को ब्लैकमेल करने की आदत है। खातून बेसिकली आप कह रहे हैं कि बादशाह की बेटी हैं, ये कुछ जमहूरी खातून नहीं है, वो बादशाह की बेटी हैं कि बादशाह समझता है कि मेरे पास मेरी औलाद नालायक हो, लायक हो, करप्ट हो, नकम्मी हो, लूले लंगड़े हो, डिसेबल हो, जो भी हो, या ज़हीन हो या अच्छे हो, जो भी हो, मेरी औलाद, मेरा खून जो है वो हालत खून जो है वही हुकूमत में होना चाहिए। अभी देखें रिसेंटली मतलब इस मुल्क की बात है कि मरियम क्या नाम है, आसफा भुट्टो ज़रदारी भुट्टो साहबा जो है वो कह रही है मैं तीसरी नस्ल है। भाई शर्म की बात है इस मुल्क के लिए कि आप कह रहे हैं कि नाना आ गया, उसके बाद बेटी आ गई, फिर बाप आ गया, फिर अगली नस्ल की, और बड़े बड़े जुगातरी सियासतदान पीछे खड़े हैं। वो बेचारे देख रहे हैं कि ये बच्ची आई है, अभी अनमैरिड बच्ची है, ये आगे तकलीफ कर रही है, बाकी सारों को नारे लगाने पड़ रहे हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है? और मरियम नवाज साहबा ने कोई डिग्री मुकम्मल नहीं की, जो डिग्रियां उन्होंने की वो सारी मशकूक हैं। उन पे हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं कि असली है कि नहीं है। वो MA इंग्लिश की डिग्री उन्होंने की है और वो मतलब उस पर जालसाजी का केस है। फिर उन्होंने PhD की डिग्री यूनिवर्सिटी उठा गया, दे दो इनको भाई। मेडिकल जबरदस्ती दाखिल कराया गया, मेडिकल कॉलेज से वो निकाल दी गई, पास नहीं किया, और अगला काम सारा। तो वो खातिर कहती है कि मैं स्कूल की वज़ीर बनूंगी। वो कहती है कि मैं इस मुल्क की आप पहले कि अगर मैं जीत गई तो मैं ठीक है, अगर मैं ना जीती तो मेरा लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन के होते हुए अगर मैं ना जीती तो धांधली होगी। मैं इस पे भी ठीक है शाही ज़हनियत है, ये गुलामों के साथ डील करने का तरीका है। तो ये समझता है कि हम शाही खानदान है, बाकी जो इस मुल्क के 22 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के गुलाम है, वो हमारे गुलाम है।
भाई ठीक है। आप छोटे मोटे वाहवादिये हो, आपने स्कूल का पैसा चोरी किया हुआ है, आप अनपढ़ हो, आपने कोई अच्छा काम इस स्कूल में किया, कोई डिग्री नहीं ली, कोई आपने कोई तो तालीम में बच्चे रिकॉर्ड नहीं बनाए, तालीम में बच्चे आपने कोई मॉरल ग्राउंड पे जमहूरी बुनियादों पे कोई अच्छा काम नहीं किया। यहाँ पे हम आपको छोटे मोटे वारदात के समझते हैं। ठीक है, ठीक है। हम आपको कोई इंटेलेक्चुअल, हम आपको कोई लीडर, हम इस सदी के कोई महान तो नहीं समझते आपको। हम तो छोटे मोटे वारदात नहीं समझते आपको। अच्छा एक सेकंड, ठीक है चीमा साहब, एक सेकंड ना बोला करें मेरे। ओके ओके ब्रिगेडियर साहब, जो हम बात कर रहे हैं ना कि परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शंस होने चाहिए, ऑल्दो कि नहीं हो पाते ना, हमारे यहाँ नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब इलेक्शन का एक प्री पोल रिगिंग का जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, और पहले से जी रिगिंग स्टार्ट हो गई है, प्री पोल रिगिंग हो रही है, इलेक्शन में धांधली होगी तो हम इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं मानेंगे, तो इसका इम्पैक्ट आपकी नज़र में कितना पड़ता है पोलिंग डे पर या पोलिंग जिस दिन हो रही होती है उस पोलिंग पर? इससे सिवाय बदमज़गी पैदा होने के मुझे तो नहीं लगता कि इसके और कोई जो है फ़वायद होंगे, क्योंकि आपने पहले से एक ये तय कर दिया कि मैंने रिज़ल्ट अगर मेरे फेवर में नहीं है और मेरे हक़ में नतीजा नहीं आ रहा है तो मैंने नहीं मानना। यही मैसेज जो है, यही पैगाम आपके नीचे इलेक्ट्रेट पे चला जाता है। वो भी समझते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, ना कोई टेलीविज़न की तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो वगैरह देते हैं। आम आदमी की मैं बात करूँ तो वो जो उनको पब्लिक मीटिंग्स में या इस तरह जगहों में बताया जाता है उसको वो सच समझने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में ये मैच्योरिटी अभी आनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें और मान लें कि जी ये इलेक्शन हुआ, इसमें हमने इस रिज़ल्ट को जो है वो तस्लीम किया, हम हार गए, हमने कोशिश की थी, हम हार गए। इसमें यह होगा कि शायद मैं ये नहीं कहता हूँ, ये इंसानी सिस्टम है, इसके अंदर कोई ना कोई घपला या कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, मैं इसको, लेकिन इसको अगर हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी कमज़ोरियाँ हैं, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं, और उसको हम यही दे रहे हैं कि एक शैम डेमोक्रेसी है यहाँ पर, क्योंकि जो अपोजिशन है जो हार जाती है वो कहती है मैं नहीं मानता हूँ, तो वो दुनिया में भी यही पैगाम जा रहा है कि पता नहीं कौन से इलेक्शन हो रहे हैं, कोई मानता ही नहीं है इनको। जो भी पार्टी है उनमें से कोई भी ये ऐसे नहीं है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट मानने के लिए तैयार हो, चाहे हुकूमत में होती है चाहे हुकूमत से बाहर होती है, वो कोई ना कोई जवाब ढूंढती रहती है। आप कह सकते हैं कि जी हमारी यहाँ पर शायद परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, हम कमज़ोरी हमारे में आ गई है, हम अगले इलेक्शन में देखेंगे। एक ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा एक एंगल जो मेरे लिए भी बड़ा पेनफुल है, चीमा साहब ने उसकी निशानदेही कराई है कि हम मारूसी सियासत से कब निकलेंगे। मतलब आप काम करें, आप अपनी पॉलिसी बताएं, आप अपना आगे का रोड मैप दें, अपनी स्ट्रैटेजी जो आपने डिज़ाइन की हुई है वो अपने लोगों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि जी हम इक़्तिदार में आ गए, आपने हमें वोट दिया तो हम आपके लिए ये करेंगे। उसके बजाय मेरे अब्बू ने ये किया था, मेरे अब्बू के साथ ये हो गया, वो जो अगर बात ये होती है कि जी आप एक वो वाली इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, वो आसफा भुट्टो की, जी मैं उसकी नवासी हूँ तो मैं उसकी बेटी हूँ, और मैं उसकी बेटी हूँ क्योंकि मेरे बाप के साथ ये हो गया। सर इस सियासत से निकलने का कोई तरीका है जहन में, निकलने की चले तरीका छोड़ दें, कोई सोच पी के हम इस मारूसी सियासत से निकलें। आप जिसकी भी बेटी हो, आप जिसकी भी पोती हो, आप जिसकी भी नवासे हो, आप जिसके भी पोते हो, आप डिलीवर करेंगे, लोग आपको वोट देंगे, आप खिदमत करेंगे, लोग आपको वोट देंगे। कैसर शेख साहब से सवाल। कैसर शेख साहब आपसे सवाल किया था। जी जी बड़ा अच्छा आपने बात किया। देखिए ना, ये इन प्रिंसिपल दुरुस्त कह रही हैं कि मरूसी सियासत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये हमें हमारे मुल्कों में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये रही, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, सारे रीजन में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। और बेहतर तरीका तो यही है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, जो जिसके हम वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी को जो फॉलो करते हैं, वो तरीक़ाकार होना चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ मजबूत नहीं हैं। पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो चंद लोगों की पॉलिटिकल पार्टी हैं, और ये इसमें तमाम लोग शामिल हैं। देखिए मैं कहता हूँ मीडिया ने कितना रोल प्ले किया, कितना लोगों को इस तरफ लाने में। जब तक लोग उन्हीं लीडरों को ही सराहेंगे जो कि मरूसी सियासत आप कह रहे हैं, तो क्या होगा, उसका हल क्या है? पब्लिक ने वोट देना है ना जी, तो ये तो लोगों को पहले समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस दिलानी पड़ेगी, एजुकेशन होगी,
आहिस्ता आहिस्ता फिर जो कैपेबल होगा वो आएगा। और उसके साथ साथ मैंने ये आपको बताऊं ना, ये धरना वाली जो पॉलिटिक्स का आपने पिछला सवाल किया था, ये शुरू किसने किया था? 2013 के बाद पीटीआई ने 126 दिन का धरना दिया कि जी हम 4 सीटों पे ये तो सर नहीं आप मानते। पीटीआई के तो फॉलोअर्स जब हैं, तक हम जो मिलकर पीटीआई वाले करेंगे वो आप लोग मिलके करेंगे। बैठना है। मैं वही बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा है जिसमें तमाम पाकिस्तान के इलेक्टेड लोग आते हैं। हम पार्लियामेंट में बजाय कि चोर डाकू की गर्दान, मैं सुनते सुनते हम तो सब चोर डाकू हम हैं, अगर ये चोर डाकू नहीं है और साध हैं तो पाकिस्तान की दौलत, पाकिस्तान की आमदनी इन 3 सालों में बढ़ जानी चाहिए थी ना। पहले सब चोर थे, ये सारे नेक लोग आए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि और 3 मुल्कों से ज़्यादा करप्शन हमारे यहाँ हो गई है। हमारे यहाँ फीकस आमदनी कम हो गई, हमारे पूरे मुल्क की जो हम आमदनी छोड़ के गए थे 310 अरब डॉलर, वो 295 हो गई। पहले तो चोर डाकू थे तब 310 अरब डॉलर थी, अब 295 हो गई। तो किसने लूटा है? आप मुझे ये बातें सिर्फ करने से या कि एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं कोई किसी कोर्ट में कोई फैसला हुआ तो नादिया हम सबको बैठना पड़ेगा, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा और वो पार्लियामेंट में बनेगा। हम देखिए ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो पहले अपना हाथ बढ़ाए और इनिशिएटिव ले। हमने आके कहा कि हम चार्टर ऑफ इकानमी चाहते हैं, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मैंने कई अपने प्रोग्रामों में आपसे यही कहा क्योंकि मैं खुद फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। तो जब तक हम मिल के देखें, हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया और हम अभी उसी आपस के लड़ाई झगड़े में ही पड़े हुए हैं। इससे निकलेगा क्या, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि जिस तरह आइंदा भी कोई रोशन पाकिस्तान हम नहीं देख रहे। हमें कंसेंसस बनाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा इस पर डिबेट करना पड़ेगा और अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को, अपनी पार्टीज़ को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना पड़ेगा। पार्टीज़ को मज़ीद डेमोक्रेटिक बनाना होगा, कंसेंसस डेवलप करना होगा, पॉलिटिकल हार्मनी चाहिए होगी। ये तमाम बड़ी अच्छी तजावीज़ है, लेकिन अल्लाह करे कि कोई ना कोई इनिशिएटिव ले, उस पर अमल दरामद भी करे। चीमा साहब, क्योंकि मैं बात कश्मीर के इसमें कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ, वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे ज़रा बताइएगा कि जो अभी चाहे वो दीगर जो आपकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं कि जी मैं उसकी बेटियों में, उसकी नवासियों से निकल कर जो पीटीआई का मंशूर है, ख़ासतौर पे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, कश्मीर पॉलिसी, वो आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि लोग पीटीआई को वोट क्यों दें? देखिए ये बड़ा ही अच्छा सवाल है कि लोग इसको वोट क्यों दें। तो हमने तो बहुत सारे एक्शन लिए, लेकिन मैं आज अपना हबीब अकरम साहब इंडिया न्यूज के हैं एंकर, मैं उनके इंटरव्यू सुन रहा था तो कुछ मैं अपनी बात करता हूँ, कुछ उनकी जो वहाँ बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि इन्होंने हमें 8 लाख रुपए का चेक काट दिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको 7 प्रोग्राम में एडजस्ट किया है। कुछ लोग कह रहे थे कि इमरान खान ने हमारा केस जो है इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर अंदाज में लड़ा है। कुछ लोग कह रहे थे कि जी इमरान खान जाने से पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। कुछ लोग कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान सिर्फ नहीं है, हमें तसल्ली है कि हमारे पैसे खाए नहीं जाएंगे, जो पैसे टैक्स के आएंगे वो आवाम पे लगेंगे वगैरह वगैरह। मुझे अगर पूछती है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। हमारी परफॉर्मेंस ये है कि दुनिया के 193 मुल्कों में हमारी कोरोना जो सबसे बड़ी स्थिति में जो सबसे बड़ी वबा आई है इंसानों के लिए, उस वबा को पाकिस्तान ने 3 नंबर पे दुनिया में हमसे बेहतर मैनेज किया हांगकांग ने और न्यूजीलैंड ने। इन 2 मुल्कों के अलावा पूरी दुनिया से हमने कोरोना को बेहतर मैनेज किया और उसका इम्पैक्ट क्या आया कि 193 मुल्कों में से हमारी जो आप कह रहे हैं इकोनॉमी है, उसकी जो परफॉर्मेंस रही है पिछले साल, वो तो पहले टॉप तक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरी आपको वोट इसलिए दे कि आपने कोविड को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया? वो रही। चीमा साहब, ब्रिगेडियर साहब, इसको थोड़ा सा मैं लेकर आती हूँ क्योंकि कश्मीर पॉलिसी पे आपकी नज़र में पीटीआई का क्या एक विजन है, जो वो ये सोच कि या अब तक पीटीआई ने कश्मीर को लेके, कश्मीर कॉज को लेके, कश्मीर पॉलिसी के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया है? देखिए मेरे ख्याल में जो खारजा पॉलिसी होती है वो बड़ी एक परमानेंस उसके अंदर होती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है उसके जो हद व हाल हैं वो 1947-48 में उसका तयन कर दिया गया था और हर हुकूमत, मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर कमज़ोरी दिखाई है।
उसके ऊपर थोड़ा बहुत उन्होंने एक तरीक़ाकार मुख्तलिफ, उसको हल के लिए तरीक़ाकार मुख्तलिफ इस्तेमाल किया होगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो थोड़ा सा डिविएट किया था वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो खुर्शीद कुसूरी ने बुक भी लिखी थी कि बिल्कुल मामला हल होने के करीब वो था। हल होने के करीब था। मेरे ख्याल में 99 में भी हल होने के करीब था जब वाजपेयी साहब आए थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से ये वापस चले जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कश्मीर की तरफ, सब ने, ये पाकिस्तान के मेरे ख्याल में कोई शहरी भी जो है उसको कश्मीर के ऊपर जो उसकी राय है मेरे ख्याल में सबकी एक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरा ख्याल है यही प्रोग्राम का क्रक्स है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, शेख साहब बहुत शुक्रिया, चीमा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर जो जिस तरह से शहर करार दिया गया था क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जानिब से, बाबा कौम की जानिब से, और मुख्तसर सी बात यह कि उसको शहर ही करार रहने दें। वहाँ पे यहाँ के जो मसले मसाइल हैं वो वहाँ जाके ना करें, कश्मीर पॉलिसी पे बात करें, कश्मीरियों की जद्दोजहद पे बात करें, उनके रोड मैप का ऐलान करें, प्लस ये कि जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर बात करें। कश्मीर कॉज को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसको मेक श्योर करना ज़रूरी है। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।